Hello students, how are you doing? I hope you all are very great. So here in this lecture we are going to start the third chapter of physics. कौन सा चैप्टर है थर्ड आपका? मोशन इन 1D काइनेमेटिक्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेई नीट या फिर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो इस चैप्टर को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम सारे के सारे बेसिक्स कवर कर देंगे जो हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं विद हम इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए इंट्रोडक्शन, ओके। सबसे पहले समझेंगे यार मैकेनिक्स, टर्म आता है हमारा मैकेनिक्स क्या होता है। हमने बोला कि लाइक जो मोशन इन 1D है इसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और ये पार्ट किसका है? मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो यहां पे हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा मैकेनिक्स है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैकेनिक्स को भी हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैटिक, सेकंड इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो तीन चीजें यार हमारे पास यहाँ पे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो बहुत सिंपल है तीनों की तीनों। स्टैटिक नाम से क्लियर हो रहा है, एट रेस्ट। तो इसका मतलब जो हम डील करते हैं, स्टडी एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम किस चीज के बारे में डील करते हैं? जब ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? रेस्ट में। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है जब हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जो मोशन में है, बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किस वजह से वो मोशन में है, हमें सिर्फ किससे मतलब है यहाँ पे कि वो मोशन में है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट knowing the cause of motion। तो हमें यहाँ पे मतलब नहीं है यार, एक बॉडी जो है सपोज टू बी वो मूव कर रही है। अब वो क्यों मूव कर रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मूव कर रही है हमें वो देखना है काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन जब कोई बॉडी मूव करती है किसी ना किसी फोर्स की वजह से, तो इसका मतलब वो जो फोर्स है उसका वो कॉज है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, और जब हम उसको भी स्टडी करते हैं तो उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। तो डायनामिक्स के अंदर हम बात करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद देयर कॉज। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मोशन के बारे में ऑब्जेक्ट के, वो भी उसके कॉज के साथ, तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स। आई होप यहाँ तक टर्म क्लियर हो चुका होगा, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, बेसिक चीज जिसे हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो हम इन टर्म्स को समझते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर बैकग्राउंड एंड द पासेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ और अपने बैकग्राउंड के साथ जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड रेस्ट। ओके, तो रेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to their background and passage of their time। ओके, तो टाइम के साथ और उसके बैकग्राउंड के साथ जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड रेस्ट। बड़ा सिंपल सा टर्म है। जैसे एक बुक है जिसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो वो क्या है? रेस्ट में है, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो इसे हम कह सकते हैं रेस्ट। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया लाइक बुक
lying on table. So this is the example of rest. Now the next one is motion. Motion का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर बैकग्राउंड इन द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ और उसके बैकग्राउंड के साथ उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड मोशन. सो नाउ इट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट टर्म मोशन, क्योंकि इसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ an object with respect to their background and time. Background and passage of time. Okay, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी यार कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है. लेकिन जो ये मोशन होता है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो आपका मोशन है ये आपका फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो उन 3 पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. फर्स्ट मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन. तो 3 तरह के मोशंस होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. अब रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं इसको. तो रेक्टिलिनियर या लीनियर का मतलब ये होता है जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सो कंसिडर एज एन रेक्टिलिनियर मोशन. तो इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी स्ट्रेट लाइन. तो अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लाइक एक रोड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है लाइक हाईवे, और कार उसमें मूव कर रही है, तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे एज अ रेक्टिलिनियर मोशन, बिकॉज बॉडी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, किसी सर्कल में मूव करना. तो अगर मोशन जो है वो किसी सर्कल के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम क्लॉक की बात करते हैं, उसकी जो नीडल्स होती हैं वो किस पाथ को फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, तो कंसिडर एज एन सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये होता है जब बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है जहां पे मोशन हम देखते हैं टू एंड फ्रो मोशन. ओके, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट. एग्जाम्पल के लिए पेंडुलम आप देख सकते हैं, सपोज टू बी दिस इज योर पेंडुलम. तो ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट. सो सपोज टू बी दिस इज अ फिक्स पॉइंट एंड हियर इट मूव लाइक टू एंड फ्रो, सो दिस मोशन कंसिडर एज एन ऑसिलेटरी मोशन. So these are the 3 types of motion. First is rectilinear motion जहां body move करती है in a straight line. Now the next one is a circular motion जहां body move करती है in a circle. And the last one is the oscillatory motion where the body move in a to and fro direction. Okay, about a given point. तो ये था आपके पास कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट. अभी हम आगे समझते हैं कुछ और चीजों को एज एन इंट्रोडक्शन. तो अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है इसको पहले क्लियर करते हैं. आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन सिस्टम सुना होगा यार. कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 एक्सेस होती थी, एक्स, वाई एंड जेड. सो दैट मीन्स हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं. एक को हम बोल सकते हैं एक्स, दूसरे को वाई, तीसरे को जेड. तो और इस सिस्टम को हम बोलते थे कोऑर्डिनेशन सिस्टम. अब यहाँ पे भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है 1D, 2D एंड 3D. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब भी हमें किसी की पोजीशन समझानी है और पोजीशन को समझाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम. अब 1D, 2D एंड 3D इसका मतलब क्या है? अगर हमें किसी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन. इसका मतलब ये हो गया स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with one coordinate. सिंगल कोऑर्डिनेट से हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 1D. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी सपोज टू बी एक हाईवे दिया हुआ है और उस हाईवे पे क्या कर रही है, कार मूव कर रही है. तो ये अगर हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी डायमेंशन यूज हो रही है, सिर्फ एक डायमेंशन यूज हो रही है. तो उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत हमें पड़ने वाली है. तो ऐसी सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं एज एन 1D. अब
टोटल डायमेंशंस कितनी होती हैं? 1, 2 एंड 3, 3 डायमेंशंस होती है हमारे पास। हम कह सकते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास इस कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के अंदर। तो इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर जो 3 कोऑर्डिनेट हैं, अगर एक की जरूरत पड़ रही है किसी की पोजीशन समझाने के लिए 1D, 2 की जरूरत पड़ रही है तो 2D, और अगर 3 की जरूरत पड़ रही है तो 3D। तो इसका मतलब 2D का मतलब हो गया स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है या वॉल पे मूव कर रहा है। यार अगर कोई चीज़ वॉल पे मूव कर रही है तो वॉल कैसी है? वॉल कैसी है आपकी? 2D है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सिस आ रही हैं, एक x है, दूसरी क्या है? y है। तो जब ये बॉडी मूव करेगी किस में? इस वॉल पे। कोई इंसेक्ट हो गया तो वो मूव कर रहा है इस वॉल पे, तो उसे हम कैसे कंसिडर करेंगे? एज एन 2D कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो जो अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो उसका भी जो डायमेंशन है वो एज एन 2D है। तो 2D का मतलब ये है कि किसी की पोजीशन को एक्सप्रेस करना बाय यूजिंग द 2 कोऑर्डिनेट्स, तो उसे हम बोलते हैं 2D। नाउ द नेक्स्ट वन इज 3D। 3D का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है। तो 3 कोऑर्डिनेट मतलब हो गया x, y और z। तो इसका मतलब x, y, z। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रीचर है वो मूव कर रहा है कहाँ पे? स्काई पे, या फिर काइट मूव कर रही है स्काई में, तो जब कोई काइट फ्लाई करती है स्काई में तो उसे कंसिडर किया जाता है एज एन 3D। या फिर कोई बर्ड मूव कर रही है तो उसे भी हम कंसिडर क्या करेंगे? 3D में, बिकॉज उसके पास x, y और z तीनों डायमेंशन है, वो किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है। सो वी कैन कंसिडर एज एन 3D। सो ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये टर्म बहुत बार मिलता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, पॉइंट का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, बहुत छोटा, ठीक है ना। और हम किसी चीज़ को अगर छोटा बोलते हैं तो वो कब बोलते हैं? जब किसी के साथ उसे कंपेयर करते हैं। नहीं तो कोई भी चीज़ बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन की वजह से छोटा कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अंबानी बहुत पैसे कमा रहा है, आप उसके सामने किसी एक ऐसे आदमी को रख दो जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है, सो एट मतलब उस समय वो आदमी कैसे कंसिडर होगा? एज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ। सिमिलरली जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जैसे हमें एक ट्रेन दी हुई है, हमें एक ट्रेन दी, आप ट्रेन, बस, कार अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेन दी है, बस दी है, या फिर कोई कार दी हुई है। अब ट्रेन या फिर बस या फिर कार, इसका साइज एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस अगर आप करेंगे, एक ट्रेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, शायद लाखों में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है अपने पूरे ड्यूरेशन के अंदर। पूरे जो उसका टाइम होता है जब तक वो ट्रेन चल रही है, तो शायद लाखों में वो क्या कर रही है? किलोमीटर्स ट्रेवल कर ले रही है। बट उसके कंपैरेटिवली कुछ जो मीटर्स में जो है उसकी क्या होगी? लेंथ होगी। तो इट मीन्स जब कोई बॉडी एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बॉडी का साइज क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है उसके कंपैरेटिवली, सो वी कैन कंसिडर एज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। वी कैन कंसिडर एज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है ये चीज? When an object cover large distance as compared to their size, consider as point object। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उसको हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्केलर एंड वेक्टर। तो ये टर्म मेरा बड़ा सिंपल है, स्केलर एंड वेक्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्केलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्केलर का मतलब हो गया वो क्वांटिटी जिनको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर। तो इसका मतलब दोज क्वांटिटी विच इज स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिन लोगों को मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं यार, एक नंबर है सिर्फ। लाइक अगर मैंने बोला 5 kg, तो 5 kg में जो ये 5 टर्म यूज हो रहा है, दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नंबर इज रिप्रेजेंट एज योर मैग्नीट्यूड। ओके, तो जिसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होता है मास ही हमने ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, स्पीड ले लिया, दे ऑल कंसिडर एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मास, डिस्टेंस, स्पीड
all considered as a scalar quantity. Now the next one is vector quantity. तो वेक्टर क्या होती है? वेक्टर का मतलब होता है जिस क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया जाता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी. अब हम आगे समझते हैं हमारे कुछ और बेसिक्स. तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो समझते हैं यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपके पास यहाँ पे, वो कुछ आप ऐसे समझिए कि लाइक अगर हमें डिस्क्राइब करना है किसी क्वांटिटी को, लाइक डिस्प्लेसमेंट को, या फिर मुझे डिस्क्राइब करना है एक्सेलरेशन को, तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, ऐसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता हूं, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे उस ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स के बारे में और उसके टाइम के बारे में पता होना चाहिए. अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स और टाइम के बारे में पता है तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं उसकी पोजीशन को, उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को. तो इन सब चीजों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, इट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा. फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पे x, दिस वन इज y, दिस वन इज z. तो एक ऑब्जेक्ट है सपोज टू बी, वो इनिशियली इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे था, a पॉइंट पे, और यहाँ पे हमने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x, y एंड z. दिस वन इज 1 1 1. कुछ टाइम के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचा, लाइक दिस इज योर पॉइंट b, here is x2, y2 and z2. these are the coordinates. okay, तो जब यार वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, इस पॉइंट से हम कंसिडर करते हैं एज अ डिस्टेंस, सो वी कैन कंसिडर एज एन ओरिजिन, जिसके बारे में आप लोगों को पता है. तो अब ये इधर से उधर जब मूव कर रहा है और मुझे इसके बारे में कुछ भी बताना है, तो मुझे बताने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये कोऑर्डिनेट्स, पहली चीज, और मुझे चाहिए इसका टाइम, मुझे चाहिए टाइम. तो अगर मैं किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए इसकी पोजीशन को, इसकी वेलोसिटी को, इसके एक्सेलरेशन को, कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहा हूं या फिर टाइम का यूज करता हूं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया टू डिस्क्राइब द पोजीशन, वेलोसिटी, acceleration of an object by using its coordinate with respect to time is called frame of reference. This is called frame of reference. क्लियर हो रही है ये चीज़? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हमें चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए और टाइम चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उसकी पोजीशन को, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं. अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and second one is non-inertial frame of reference. ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है लॉज ऑफ मोशन आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी, बट यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं, ये बेसिक है. इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो विच फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है उसको हम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. अब न्यूटन्स के लॉ को कैसे फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है, तो उसको थोड़ा समझते हैं. लाइक देखिए एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ F इज इक्वल टू ma. हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma. ओके, अब सोचो जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो क्या बताता था,
अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में देन इट कंटिन्यू एट रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में देन इट कंटिन्यू इन मोशन until and unless an external force exerted on it। तो इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन रेस्ट की, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इसका मतलब f की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। क्लियर हो रही है चीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन में, कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। तो आप लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, फाइनल और इनिशियल सेम है, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और f की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर इस चीज को कोई फॉलो करता है तो इसको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अब समझते हैं, यहाँ पे हमने लिया एक टेबल और इस पे एक बुक को रख दिया। अब ये जो बुक जो है, जो इस टेबल के ऊपर है, ये यहाँ पे रेफर कर रही है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ा समझेंगे तो बुक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। बुक अपनी पोजीशन को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही है। मोशन में कब आएगी, जब मैं उसे उठाऊंगा, जब मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करूंगा, तभी उसके अंदर चेंज आएगा, वरना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो सारी चीजें जो एप्लीकेबल होती हैं किसके लिए, न्यूटन्स के लॉ के ऊपर, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, तो उनको हम बोलते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब जो होल्ड नहीं करती हैं, which does not hold Newton तो जो होल्ड नहीं करती है या अलाउ नहीं करती है, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक कि हमें एक ट्रक दिया हुआ है यहाँ पे, और इस ट्रक के अंदर एक पेंडुलम है, ठीक है ना। सपोज टू बी हियर इज योर पेंडुलम, और ये आपके पास एक ट्रक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम ट्रक को स्टार्ट करते हैं तो ट्रक किस में आता है, मोशन में, क्योंकि ट्रक पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो मोशन में आया। लेकिन ये पेंडुलम भी, जैसे ही ट्रक चलता है, पेंडुलम भी टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है। अब प्रॉब्लम किस चीज की है, इस पेंडुलम की है। क्यों, पेंडुलम पे हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स किस पे लगाया, इसके इंजन के थ्रू, ट्रक पे, ताकि ट्रक मूव करे। लेकिन मूव क्या करने लगा, यहाँ पे पेंडुलम भी मूव किया। और जो ये पेंडुलम मूव कर रहा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है किसको, लॉज ऑफ मोशन को, क्योंकि बिना किसी फोर्स के कैसे मूव कर सकता है, यही चीज तो हमें बताती है लॉज ऑफ मोशन। तो उस सिचुएशन पे ये जो पेंडुलम है ये फॉलो नहीं कर रहा हमारे लॉज ऑफ मोशन को, तो वी कैन कंसिडर एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो फोर्स यहाँ पे काम करता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं सीडो फोर्स। तो ये इस फोर्स को भी हम कंसिडर कर लेते हैं एज एन सीडो फोर्स, और इस फोर्स को भी हम निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं, जिसको हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर के अंदर। तो आई होप समझ में आ गया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। इनर्शियल जो एक्चुअल में न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नहीं करता, दिस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम समझते हैं आगे कुछ और चीजें। देखिए, पैरामीटर required to study motion of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। और वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, तो फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन इज स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी एंड द फिफ्थ वन इज एक्सेलरेशन। सो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होने वाला है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि किसी भी मोशन को समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के हमें इन 5 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टर्म के साथ, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा सिंपल सा टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से पहले डिफाइन करते हैं।
देखिए डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, सिंपल। यहां पे हम बात कर रहे हैं पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ वेरी लेम लैंग्वेज, दैट मीन जितना भी पाथ कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने कंसिडर एज एन डिस्टेंस। बट जब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कंसिडर एज अ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स shortest path between initial and final position, ओके। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने समझा कि लाइक हमें यहाँ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से एक फील्ड, हमें यहाँ पे दिया है एक फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड हमें दिया है जिसकी साइड आपको दी हुई है 10 मीटर। तो 10 मीटर का आपका जो है वो एक स्क्वायर फील्ड आपको दिया हुआ है, मतलब इसकी जो साइड है वो 10 मीटर है। और एक फार्मर जो है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए बी सी एंड डी, ओके। तो एक फार्मर जो है वो मूव करता है, कहाँ से वो मूव करता है? फ्रॉम पॉइंट ए। जब वो पॉइंट ए से मूव करता है और ए से मूव करके पहले बी जाता है, फिर सी जाता है और फिर डी आता है। अब आपसे पूछा है कि जब हम ए टू डी की बात करते हैं, इसका हमें निकालना है एक तो डिस्टेंस और एक निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जितना भी फार्मर ने जितना भी पाथ कवर किया होगा कंसिडर एज अ डिस्टेंस। तो आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो इट मींस 10 10 10, सो दैट मींस जो टोटल डिस्टेंस होगा नाउ इट इज 30 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिकॉज फ्रॉम ए टू पॉइंट डी। बट जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो हियर इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए और कहाँ टर्मिनेट कर रहा है? पॉइंट डी। So this is the shortest path and this shortest path represent your 10 meter. This is the side of a square. So that means इसका जो displacement होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर होगी। क्लियर होगी शेष? तो किसी भी जगह पहुंचने का जो सबसे भी छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वी कंसिडर एज अ डिस्प्लेसमेंट। और जितना भी पाथ आपने कवर किया है दैट रिप्रेजेंट एज योर डिस्टेंस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डिस्टेंस जो होता है इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। तो जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट कैन बी जीरो। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि ये जो फार्मर है ये ए से स्टार्ट करता है, फिर बी जाता है, फिर सी, फिर डी और फिर फाइनली आता है ए पे। तो अगर ये वापस ए पे पहुंच जाता है तो उस सिचुएशन पे क्या होगा? अब अगर मुझे इसी सिचुएशन के अंदर निकालना होता ए टू ए, अगर मैं निकालता तो डिस्टेंस की वैल्यू 10 10 10 10, टोटल कितना होता? 40 मीटर्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस इज द 40 मीटर। बट जब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए और इसने खत्म भी कहाँ किया है? पॉइंट ए पे। तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बीच में तो कोई पाथ ही नहीं हुआ। ए टू ए जहां से स्टार्ट किया वहीं पे है। सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो क्या हो जाती? जीरो हो जाती। ओके, तो कोई भी चीज अगर उसी पोजीशन पे वापस पहुंच जाती है जहां से उसने स्टार्ट किया था तो वी कंसिडर एज एन जीरो डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन गई यहाँ से मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से वापस आई मुंबई, तो इस पूरी जर्नी के अंदर अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बिकॉज उसने मुंबई से स्टार्ट किया था तो वो दिल्ली गई और वापस मुंबई आई, तो उसी पोजीशन पे वो वापस आ चुकी है जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है बट डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा आपके पास? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जब हम वेक्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जैसे आप समझिए कि लाइक ये एक पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया, और इस पॉइंट से इस तरफ जब आप मूव करते हैं तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब इस तरफ मूव करते हैं तो उसे नेगेटिव लेते हैं। इस तरफ मूव कर रहे हैं पॉजिटिव, इस तरफ मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव। अब ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, सपोज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में आई से, तो हमने यहाँ पे आई वेक्टर का यूज किया है। आई का मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इट मीन्स अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता है, और यहां से गया 5 मीटर, आगे की तरफ बढ़ा 5 मीटर, तो मैं इस समय इसे बोल सकता हूं 5i। इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं, 5i। 5i का मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इस डायरेक्शन में, जिसको कंसिडर किया जाता है i से, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव i। अब अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस समय सिचुएशन क्या हो गई, यहां भी गया ये 5 मीटर, इस सिचुएशन में ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में हम यहां पे यूज कर सकते हैं -i। अब -i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डायरेक्शन को, कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहां पे। क्लियर हो रही है चीज। लेकिन जब इसी चीज को हम यहां देखते हैं तो यहां पे ये 5 जो होता है इसे हम एज अ 5 ही कंसिडर करते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमें आई की यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, जो आपका डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और आपने ऊपर देखा था और जीरो, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस वजह से बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप जहां भी मूव करेंगे वी कंसीडर ऑलवेज एज एन पॉजिटिव। लेकिन सोचिए, अब एक नेगेटिव वाले एग्जाम्पल को समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो नेगेटिव किस कंडीशन में हो सकता है, लाइक जैसे मान लीजिए यहां से ना कुछ इस पोजीशन पे आपका स्कूल है, कुछ 10 मीटर की दूरी पे कुछ जो है वो आपका स्कूल है सपोज टू बी एक। अब आप क्या करते हो, यहां से अपने स्कूल की तरफ जाते हो 10 किलोमीटर आगे, ओके। तो यहां से आप गए आगे की तरफ 10 किलोमीटर आगे, जो आपका स्कूल था वहां आप गए, ओके। नाउ फिर क्या हुआ, वापसी में क्या हुआ, आप फिर क्या हुआ, यहां से 10 किलोमीटर गए स्कूल के लिए, फिर स्कूल से फिर क्या हुआ, वापस आए, ये आपका घर की पोजीशन है। लेकिन आप घर पे ना जाने की बजाय अपने दोस्त के पास चले गए, उसका घर यहां से इस तरफ कुछ 5 किलोमीटर दूरी पे था, ठीक है ना। दिस इज योर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है ना। तो यहां पे आपका फ्रेंड था, तो अगर इस सिचुएशन में पहले आप यहां से कहां गए, स्कूल गए, फिर स्कूल से कहां आए, वापस अपने फ्रेंड के वहां चले गए, कुछ इस पोजीशन पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना हुआ इस पूरी जर्नी के अंदर, तो आप डिस्टेंस क्या बताओगे, यहां से आप स्कूल गए 10 किलोमीटर, फिर यहां से वापस आए 10 किलोमीटर, और फिर ये गए 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे वो तो हो गई हमारे पास 25 किलोमीटर। लेकिन जब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए यहां से स्कूल गए 10 किलोमीटर, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव आई, और जब यहां से वापस आए तो वापस कितना गए, -15 आई। इसका मतलब यहां से आप जब गए तो कितना गए थे, 10 आई, और जब वापस आए हो तो कितना आए हो, -15 आई। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5 आई। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला ये था पॉजिटिव का 10 आई पहले, जब आप आगे गए, फिर वापस आए तो कितना हुआ, -15 आई। तो इट मीन्स आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया उसकी वैल्यू कितनी आई, -5 आई। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, जो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का क्या मतलब होता है यहाँ पे, और किस सिचुएशन पे आपकी कौन सी चीज कंसिडर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा ये। सो अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। देखिए ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम -20 मीटर टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए ये हमारे पास ना एक एक्सिस दी है, इसमें ये जो -20 दिया हुआ है, जिसको हमने टाइम t1 लिया हुआ है, इस टाइम को यहाँ पे इनिशियली कितना लिया है, टाइम t1, जिससे वो बॉय स्टार्ट करता है मूव करना। अब वो मूव कहाँ कर रहा है, टूवर्ड दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ मूव कर रहा है। और ये जो आपको +40 दिया हुआ है, ये कौन सा टाइम है आपके पास, t2 टाइम है। इसके बाद वापसी में ये जो t3 दिया हुआ है आपको, ये कितना है, -50 मीटर। तो इसका मतलब अगर ये पीछे की साइड आता है, मतलब -x एक्सिस की तरफ आता है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी दी है, t3 दी हुई है आपको। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर द टाइम इंटरवल t1 टू t2।
T1 से लेके T2 के बीच का आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज होता है पोजीशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे, और डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग सोचिए, तो हमें यहाँ पे देखना है T1 से T2 की तरफ। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो दैट मीन्स -20 से लेके जब ये जाएगा 40 तक, तब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक तो हो गए 40 मीटर्स और यहाँ तक हो गए 20 मीटर्स, तो 40 और 20 मीटर्स टोटल कितने हो गए, 60 मीटर। तो इट मीन्स इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा 40 + 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। बट अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो इसका मतलब हम चाहे तो इसे डेल्टा x लिख सकते हैं और मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ x2 - x1b। अब x2 फाइनल पोजीशन कौन सी है, +40, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, -20। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, +60, और +60 का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इजीली निकाल लिया है। फाइनल वैल्यू कितनी थी, 40 पे पहुंचा था, इनिशियली कहाँ थी, -20 थी, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो वैल्यू आ गई यहाँ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी +60। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आपको निकालना है T2 से T3 के बीच में, T2 to T3। अब देखिए T2 कहाँ पे है, दिस वन इज T2, और यहाँ पे बात करें T3 की। तो अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू को निकालता हूँ, तो डिस्टेंस इज हियर अगेन, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू रही होगी, दिस वन इज 40, और 0 से लेके -50, क्योंकि इट इज ऑलवेज कंसिडर इन पॉजिटिव टर्म्स, सो दैट मीन्स ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40 + 50 इज इक्वल टू 90 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस इन बिटवीन T2 to T3। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, again delta x is equal to x2 - x1. So here like your final position is -50, so we can consider here -50, ठीक है। Now the next one, माइनस का साइन, और x1 कहाँ से स्टार्ट किया था, T2 से। T2 पे वैल्यू कितनी थी, +40, so that means +40। T2 पे वैल्यू कितनी थी, +40 वैल्यू थी। तो इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है -50 और यहाँ पे +40, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50 + 40 इज इक्वल टू, आपका आंसर यहाँ पे, सो सॉरी -10 नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो इट मीन्स यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, -90। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, दिस इज -90 मीटर। दैट मीन्स ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगर ये पूछता T1 से T3 के बीच में, तो पहले वो कहाँ गया, T1 से T2 गया और फिर T2 से वापस कहाँ आया, T3 पे आया। अगर आपको निकालना होता T1 to T3, तो वो T1 से पहले T2 गया, तो दैट मीन्स अगर मैं डिस्टेंस की बात करता इस सिचुएशन पे, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना था, 60, क्योंकि ये 40 वैल्यू हो गई और ये 20 हो गई, तो कितना हो गया 60, और 60 के बाद ये वापस आया, यहाँ से यहाँ वापस आया, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू है 90। पहले वाले में वैल्यू कितनी आई थी, जब वो यहाँ से यहाँ गया था 60, और फिर यहाँ से जब वो यहाँ आया तो 90, तो 60 और 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 60 + 90 इज इक्वल टू 150 मीटर। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो 150 हो जाएगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें, तो फाइनली कहाँ पहुंचा, -50 पे, -50 पे, एंड माइनस, इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, -20 से, -20 से हमने फॉर्मूला लगाया x2 - x1, फाइनल किस पे था, -50 पे, शुरुआत कहाँ से करी थी, -20 पे, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -50 + 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 मीटर। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही करेंगे, बाकी जो चीजें आपकी बच गई हैं, स्पीड हो गई, वेलोसिटी, उन सबको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।